सो हेलो क्लास 11th। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दी होगी। और जो ये हमारा लेक्चर है वो होने वाला है आपका क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। इसका हमने पहला जो पार्ट है वो ऑलरेडी हमने डाल दिया है, नीचे प्लेलिस्ट है वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं उसको। और इसके फ्री नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और आने वाले टाइम में आपके चैप्टर से रिलेटेड PYQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन शॉट रिवीजन, सब कुछ आने वाला है चैनल पे। तो इससे कनेक्टेड फॉर दैट, फॉर दिस। ओके। एंड ये हमारा बुक 1 है। इसको आप, अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दे जल्दी जल्दी। ठीक है, देखो, अब हमने पहला लेक्चर में जो जो टॉपिक पढ़ लिए हैं, एक बार थोड़ा सा उसको हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, पहले चैप्टर में हमने कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन देखा था। ठीक है, याद होगा आपको। दूसरा जो टॉपिक था, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हमने देखा था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है। क्यों होती है आप बताओगे तो पॉइंट में बता देता हूँ। क्योंकि एक हमें बेसिक रूल्स, सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करता है। दूसरा, हमारे गवर्नमेंट पे कुछ लिमिट लगाता है। तीसरा, गवर्नमेंट को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। चौथा, एक हमारे लोगों को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमने 4 बता दी, एक जो मिसिंग है आप वो बताओगे। ठीक है, तीसरा टॉपिक, द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें क्यों कॉन्स्टिट्यूशन के अथॉरिटी को माननी चाहिए, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों मानना चाहिए। इसमें हमने 3 टॉपिक देखे थे। एक मोड ऑफ प्रोमोलगेशन था, मोड ऑफ PROMULAGITI प्रोमोलगेशन। दूसरा एक जो था उसका बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, बैलेंस डिजाइन। और तीसरा जो था आप वो बताओगे। ठीक है, आज के इस चैप्टर में आज के इस चैप्टर में हम करने जा रहे हैं 3 टॉपिक, आपके नेक्स्ट 3 टॉपिक। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी बात कर रहे हैं तो हम ये भी देख लेते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बना कैसे था। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उसको कॉम्पोजिशन क्या था, यानी उसके अंदर कौन क्या क्या था उसके अंदर। मीन्स कॉम्पोजिशन का मतलब आई होप आपको पता होगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की जान, द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि डेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है हमारा। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बस जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि हमें क्यों माननी चाहिए, इसकी वजह से नहीं, एक ये भी चीज़ है जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन को महत्व देना चाहिए। ठीक है, चलो, अब हम ये सारे नोट्स आपको एक साथ मिलेंगे। ठीक है, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक साथ हम अपलोड करेंगे इसको। ठीक है, ये रहे आपके प्रीवियस नोट्स। ठीक है, अब हमें यहाँ से आज पढ़ना है। ठीक है, तो देखो, शुरू से हम पढ़ते आए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाया गया था। ठीक है, एक नंबर में ये भी आ सकता है। इसकी फर्स्ट मीटिंग जो थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, इसके जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। किसके द्वारा? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। और ये कब बनाई गई थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर में बनाई गई थी। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, उस टाइम पे कुछ प्रोविंस थे, जैसे मद्रास प्रोविंस हो गया, बॉम्बे प्रोविंस हो गया, मद्रास रेसिडेंट प्रोविंस हो गया, सेंट्रल प्रोविंस हो गया। जैसे कि अब आज के टाइम पे हमारा दो पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं। ठीक है, एक लोकसभा हो गया, एक राज्यसभा हो गया। तो लोकसभा के तो हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं ना, राज्यसभा के हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते। हमारे जो स्टेट के विधायक होते हैं, जो जिनको हम स्टेट के लिए इलेक्ट करते हैं, वो अपने तरफ से इलेक्ट करके इनको भेजते हैं। ठीक है, तो सेम वहाँ पे हुआ था, सेम कंडीशन यहाँ पे भी थी कि जो हम स्टेट के उस टाइम पे स्टेट थे ना, उनके जो विधायक सिलेक्ट किए गए थे, उनके द्वारा असेंबली के मेंबर्स को चुना गया था। ठीक है, अब देखो, अब हमने ये देखा कि जो मेड बाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा बनाया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तब हम ये भी एक पता दिमाग में आया होगा आपकी बात कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई थी, ये प्लान किसका था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऐसे बननी चाहिए? तो ये प्लान था, एक कमेटी कमेटी आई थी जो ब्रिटिश कैबिनेट के द्वारा अप्रूव्ड थी। मीन्स ब्रिटिश कैबिनेट ने एक कमिटी भेजी थी इंडिया में, जिसका नाम कैबिनेट मिशन था। उसका ये प्लान ही यही था कि हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाए, पावर कैसे वो किया जाए, पावर कैसे ट्रांसफर किया जाए। इस कैबिनेट उसी कमेटी का नाम था कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने कुछ सुझाव दिए थे। उसमें से पहला सुझाव था, जो सीट होगी ना कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो सीट होगी पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड की जाएगी। मीन्स 1 लाख 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक सीट होगी। आप बताओ कि आज के टाइम पे कितनी एक एक सीट कितने रेशियो के पॉपुलेशन पे होती है?
मीन्स अगर कोई स्टेट है उस टाइम पे, जैसे मैं मद्रास प्रोविंस मानूँ, मद्रास प्रोविंस में 1 करोड़ पॉपुलेशन, 1 सीआर पॉपुलेशन है। तो 1 सीआर पॉपुलेशन पे कितने सीट होंगे? 10 सीट होंगे, ठीक है? क्योंकि 10 लाख पे 1 सीट होती है, तो 1 करोड़ पे 10 सीट होगी, ठीक है? अब इन रिजल्ट क्या हुआ, प्रोविंस से 292 मेंबर इलेक्ट हुए, और जो प्रिंसली स्टेट थे उस टाइम पे वो 93। उस टाइम पे आपको पता होगा हमारा पूरा इंडिया जो था वो दो पार्ट में डिवाइडेड था। एक प्रिंसली स्टेट थे जो राजा रजवाड़े थे, और दूसरे जो प्रोविंशियल स्टेट थे जो अंडर ब्रिटिश क्राउन थे, ठीक है? तो ब्रिटिश क्राउन वाले जो प्रोविंशियल स्टेट थे उनसे 292 मेंबर आए, और जो प्रिंसली स्टेट थे उनसे टू थर्ट सॉरी 93 सीट्स आया, वो 93 सीट्स आई, ठीक है? अब जो सीट्स थी ना वो मेनली 3 कम्युनिटीज में डिवाइडेड थी। एक मुस्लिम हो गया, एक सिख हो गया, एक जनरल। जनरल में आ गया हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, ये सब आ गए, ठीक है? अब देखो, मेंबर ऑफ ईच कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मींस, जैसे कि मैंने बताया, मद्रास में अगर 10 सीट जानी है, मद्रास प्रोविंस से 10 सीट है मद्रास मद्रास प्रोविंस में, तो वहाँ के जो विधायक होंगे, यानी उस टाइम पे जो ऐसे वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होंगे, उनको ना प्रोपोर्शन में वोट देने थे, ठीक है? जैसे 10 सीट हैं तो पहले प्रेफरेंस पे ये हैं, दूसरे पे हम इनको चाहते हैं, तीसरे पे इनको चाहते हैं, चौथे पे इनको चाहते हैं, पांचवे पे इनको चाहते हैं, ऐसे, ठीक है? और अगर इसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, तो आपका जो नेक्स्ट आने वाला चैप्टर है, क्या नाम है उसका? इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो उसमें आप फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सब कुछ आप वहाँ पे डेप्थ में पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाओ और हम आगे इसको पढ़ लेंगे, ठीक है? The method of selection in the case of princely state was determined by consultation। जो princely state का था वो consultation के द्वारा मेंबर वो हो गए थे, भेजे गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है? देखो, अब कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देख लेते हैं हम कि कंपोजिशन क्या क्या थी, ठीक है? देखो, 1946 में माउंट बैटन प्लान आया, पार्टीशन प्लान, ठीक है? जिसकी वजह से हमारे कंट्री का पार्टीशन हो गया, ठीक है? जब पार्टीशन हो गया तो सिर्फ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर थे, वो सिर्फ 299 रह गए, ठीक है? वो सिर्फ 299 रह गए। बाकी के कहाँ गए? बाकी के चले गए पाकिस्तान में, ठीक है? जैसे ये 398 वाले थे, इसमें से 92 जो थे प्रोविंशियल स्टेट से आए थे, और 93 प्रिंसली स्टेट से थे, ठीक है? अब जब पार्टीशन हो गया तो बचे सिर्फ 299 मेंबर, ठीक है? 299 मेंबर से तब कितने बचे? 299 मेंबर से 70 प्रिंसली स्टेट के थे, और बाकी हमारे जो थे वो उसके थे, प्रोविंशियल स्टेट के, ठीक है? अब क्या हुआ, दिसंबर 9 दिसंबर 1946 टू 26 नवंबर 1949 इसको बनाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किस लिए कब कर लिया गया था? 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था कि हाँ अब हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है? ऑन 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को 284 members were present and amend their append their signature to the constitution as finally passed। देखो, अब 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, जो 299 मेंबर हमारे थे इस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसमें से 284 प्रेजेंट थे। उस उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे जो कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया और उसको पास कर दिया गया, ठीक है? अब वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को कब पास किया? 24 जनवरी को पास किया। हमने उसको फोर्स में कब आया, मतलब हमने माना कब से उसको? 26 जनवरी से माना, ठीक है? देखो, इट इज अ ट्रिब्यूट टू द फ्रीडम फाइटर्स हु मेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन अंडर इमेंस प्रेशर बट ऑल्सो लर्न लेसन फ्रॉम अनइमेजिनेबल वायलेंस ऑफ पार्टीशन। देखो, अब ये ट्रिब्यूट था वो उन फ्रीडम फाइटर्स को जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज्यादा प्रेशर में बनाया,
ठीक है? इतना प्रेशर था हमारी कंट्री पे, मीन्स इतने स्ट्रगल के बाद हमें जो इंडिपेंडेंस मिली थी उसकी वजह से इतना प्रेशर था हमारे फ्रीडम फाइटर्स पे जो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, ठीक है? और प्रेशर था तभी भी उन्होंने बनाया, ठीक है? और उन्होंने साथ-साथ कुछ लेसन भी लिए। लेसन किससे लिए? जो पार्टीशन हुआ था ना, कि उन्होंने ऐसे-ऐसे प्रोविज़न प्रोविज़न डाले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि अब हमारे देश का बँटवारा ना हो। उन्होंने लेसन लर्न किया तो उससे हम, ठीक है? पार्टीशन से, ठीक है? द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज़ कमिटेड टू न्यू कंसेप्शन ऑफ सिटीज़न वेयर नॉट ओनली वुड माइनॉरिटी बी सिक्योर बट रिलीजियस आइडेंटिटी वुड हैव नो बेयरिंग ऑन सिटीज़न्स ऑफ राइट। ठीक है? अब जो हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन बना वो एक नए कॉन्सेप्शन पे आया, ठीक है? जिसमें माइनॉरिटी सिक्योर थी और जो उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी थी, वो सिटीज़न के राइट को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करती थी। जैसे कोई हिंदू है तो वो इंडिया का सिटीज़न है, कोई मुस्लिम है तो वो इंडिया का सिटीज़न नहीं है, ऐसा नहीं। कोई भी सिटीज़न इंडिया का हो, उसका रिलीजन कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो इंडिया का सिटीज़न है, तो उसको पूरे इक्वल राइट मिलेंगे, ठीक है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया, ठीक है? द असेंबली हैड 28 मेंबर फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, मतलब दो 299 मेंबर जो थे, 299 उसमें से 28 मेंबर एससी के थे, शेड्यूल कास्ट के थे। इन टर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस डोमिनेंट एंड ऑक्यूपाउंट 82%। अब पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से देखें तो पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 82% सीट सिर्फ कांग्रेस के पास थे, ठीक है? अब ये तो आप बोलोगे कि फिर ये तो एक वो हो गया ना, मेजोरिटी वाला हो गया कि 82% सीट तो सिर्फ कांग्रेस के पास है, तो बाकी के कहाँ गए? तो ठीक है, अब देखते हैं इसका भी आंसर। बट द कांग्रेस itself was a such diverse party that is managed and accommodated almost all shaded of opinion within it, ठीक है? अब कांग्रेस खुद में ही इतने डाइवर्स पार्टी थी, इतनी डाइवर्स थी कि जितने भी सारे ओपिनियन थे उसके अंदर खुद से थे। मीन्स 82% जो सीट थी कांग्रेस के पास, उसमें खुद ही इतनी डाइवर्सिटी थी ना कि वो बहुत सारे ओपिनियन को अपने साथ लेके आई थी 82% सीट में, ठीक है? तो डाइवर्सिटी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत अच्छी थी, ठीक है? द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, ठीक है? अब डेलिब्रेशन का मतलब सबसे पहले हम समझते हैं। डेलिब्रेशन का मतलब होता है केयरफुली कंसोलिडेशन, ठीक है? मीन्स हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना गया था ना, जब बनाया जा रहा था, तो सब लोग मीन्स जितने भी लोग थे ना, सबके अलग अलग ओपिनियन थे, ठीक है? सब चीज़ों सब कुछ, कोई और कुछ चाहता था, कोई कुछ चाहता था, सबके अलग अलग ओपिनियन थे, ठीक है? तो हमने कैसे सबको एक साथ लाके एक पॉइंट पे एग्री करके हमने इतना बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो हम प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन में देखेंगे, ठीक है? इट कम फ्रॉम द प्रोसीजर इट अडॉप्ट टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वैल्यू इट मेंबर ब्रॉट टू देयर डेलिब्रेशन, ठीक है? पार्टिसिपेशन ऑफ डाइवर्स ग्रुप प्लस वी शुड थिंक द इंटरेस्ट ऑफ होल नेशन। पहली बात, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो डाइवर्स ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें, ठीक है? और दूसरी चैलेंज ये था कि हमें पूरे कंट्री का इंटरेस्ट लेके चलना था साथ में, ठीक है? बट डिफरेंट आइडिया कम केम ऑन मैनी इशू बट दे डिबेट डिस्कस एंड रिसॉल्व। मीन्स कोई एक प्रॉब्लम थी तो उस पर कई सारे आइडियाज आते थे, मतलब कई लोग कई आइडिया देते थे कि हमें ऐसे सॉल्व करना चाहिए, ऐसे सॉल्व करना चाहिए, ठीक है? बट हमने डिबेट और डिस्कशन के थ्रू उन सारे आइडिया को रिजॉल्व, उन सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। उन सारे प्रॉब्लम को में से जो सबसे उन सारे आइडियाज में से जो सबसे बेस्ट आइडिया था उस पे हमने एग्री किया, उसको हमने अडॉप्ट किया, ठीक है? Almost every issue that lied at the foundation of a modern state was discussed with great sophistication। जो भी इशू एक देश को बनाने के लिए आते हैं, उस सारे इश्यूज को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है? ओनली वन प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास विदाउट एनी डिबेट, ठीक है? मीन्स एक ऐसा प्रोविजन था कॉन्स्टिट्यूशन का जो किसी ने डिस्कशन नहीं किया, उस पर सब लोग एक साथ एग्री थे, ठीक है? वो था द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज। मीन्स कोई एक सर्टेन एज के बाद हर नागरिक को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, भूखा हो प्यासा हो, सबको राइट टू वोट है, वोटिंग राइट होंगे, ठीक है? ये जो था ये एक एक्सेप्शन था। मीन्स राइट टू इक्वालिटी आई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट टू फ्रीडम आया, सबको डिस्कस किया गया कि फ्रीडम कब होगी, राइट टू इक्वालिटी किसको होगी, सब कुछ हमने डिस्कस किया, रिजर्वेशन क्या होगा।
सिर्फ हमने ये यूनिवर्सल सफरेज जो है इसको हमने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। क्यों नहीं किया? क्योंकि इस पे सब लोग एक साथ एग्री थे, ठीक है। ड्यूरिंग डिस्कशन मेंबर फॉलो पब्लिक रीजन, ठीक है। अब पब्लिक रीजन क्या होता है? द मेंबर प्लेस ग्रेट एम्फेसाइज ऑन डिस्कशन एंड रीजनड आर्ग्यूमेंट। अब पब्लिक रीजन ये होता है कि जो मेंबर्स थे, जो वो जब डिस्कस कर रहे थे ना, तो आर्ग्यूमेंट रीजनेबल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई भी आर्ग्यूमेंट दे रहे हो और अपनी बात मनवाने पे इम्फेसाइज कर रहे हो लोगों को। आप कोई रीजनल आर्ग्यूमेंट दो। अगर आपको कोई प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चाहिए, तो उसके लिए आपको रीजनल आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। नॉट ओनली एडवांसमेंट ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट, वो अपने इंटरेस्ट को नहीं ऊपर रखें, बट टू प्रोवाइड प्रिंसिपल रीजन टू अदर ऑल्सो। अगर उनको चाहिए कि जैसे हमारे मान लो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, तो वो चाहते थे कि राइट टू इक्वालिटी हो, हमारी जो सोसाइटी है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से फ्री हो। तो उन्होंने, अब वो जैसे वो लोअर कास्ट चाहते थे, तो उनका उसमें खुद का भी इंटरेस्ट हो सकता था ना। तो उनको खुद का इंटरेस्ट हटा के लोगों को ये प्रूफ देना पड़ता था, रीजनल आर्ग्यूमेंट देखना पड़ता था कि हमें क्यों कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फ्री सोसाइटी चाहिए, ठीक है। तब वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ बना होगा, ठीक है। तो ये है हमारा तीनों टॉपिक आज का खत्म हो चुके हैं। और आगे के दो टॉपिक हैं जी, मीन्स ये दो टॉपिक है ना, द क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, ये दोनों हम आने वाली वीडियो में चेक करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड जय हिंद।